गाचे को तक पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडो प्लान करता है नो मैंस लैंड को जाने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको कुछ तैयारियों की जरूरत थी। इसी चक्कर में वो एक स्पेल कैस्टर की खोज में जाते हैं। कैनवस टाउन में जाके पता चलता है कि वो स्पेल कैस्टर मर चुका है और हम मिलते हैं रेमलिन से, जो कि उसी स्पेल कैस्टर के सक्सेसर है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर एमलिन बस और बस बकचोदी कर रही थी, रूडो के मुंह पे ड्राइंग कर रही थी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी स्पेल कास्टिंग के ऊपर। जहाँ एंजिन भी थोड़ा बहुत इससे परेशान होने लग रहा था और हमें पता चलता है कि रेमलिन भी उसी गॉब की तरह है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहता गॉब भी। यहाँ एंजिन मेयर से पूछता है ये कौन से नंबर की सक्सेसर है, जहाँ मेयर अंदाजा लगाता है कि ये 6th सक्सेसर है, लेकिन इतना ज्यादा कंफर्म नहीं है क्योंकि इन लोगों की हिस्ट्री सिर्फ आर्ट से दिखाई जाती है, कोई रिटर्न टेक्स्ट नहीं है इनका। यहाँ रेमलिन बताती है कि वो किसी के ऊपर भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकती उस बंदे के परमिशन के बिना। जितने भी स्पेल कास्टर्स हैं वो इवन दीवार पे ड्रॉ करने से पहले परमिशंस लेते हैं और इंसान के ऊपर तो वो ब्रश कभी काम ही नहीं करेगी, जिसपे एंजिन को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सारे के सारे सक्सेसर्स एक ही तरह के एबिलिटीज को होल्ड करते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हर किसी का ब्रश यूज करने का तरीका सेम है, बस बहुत ही स्लाइट चेंज है। एंजिन के लिए यह बात इसलिए अजीब थी क्योंकि कोई भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो यूजर के पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज रखती है, लेकिन ये ब्रश सदियों से एक ही तरह की प्रॉपर्टीज रख रही है। यहाँ एंजिन अंदाजा लगाता है शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे आर्टिस्ट सेम तरह से सोचते हैं, लेकिन रेमलिन इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। हो सकता है सारे आर्टिस्ट का मकसद सेम हो, अलग अलग ड्राइंग बनाना, अपने इमोशंस को कन्वे करना और मजे करना, लेकिन हर किसी का हर एक ड्राइंग को लेकर पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। अब ये सभी बातें इंजन के पल्ले नहीं पड़ती और ये लॉजिकल भी है क्योंकि एक आर्टिस्ट दुनिया को अलग तरह से देखता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में स्पेल कास्टिंग की बारी आती है जिसपे रेमलिन को रूडो के पीठ के ऊपर कुछ ड्रॉ करना था। अब वो बकचोदी के चक्कर में उस ब्रश को टैटू मशीन में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देख के रेमलिन और मेयर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। मतलब रेमलिन या फिर जो भी स्पेल कास्टर की एबिलिटी ये थी कि वो उस ब्रश को किसी भी ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एंजिन यहाँ पर रेमलिन को रोक रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता उस टैटू मशीन की वजह से वो स्पेल हमेशा के लिए रूडो के ऊपर रह जाए। तो रेमलिन उसी टैटू मशीन को एक छोटे से ब्रश में कन्वर्ट कर देती है। अगर रूडो नहा लेगा तो फिर स्पेल निकल जाएगा। अब रेमलिन रूडो के साथ बाकी 9 लोगों पर भी वो ड्राइंग बना देती है, जिसके कारण वो पूरी तरह से थक जाती है। अब ये लोग सब इस शहर से बाहर निकलने वाले थे, तभी उनको जाते जाते वो दोनों लोग मिलते हैं जो कि उस शहर के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर उनमें से एक बंदा बोलता है इस छोटी सी बच्ची को क्यों सक्सेसर चुना गया, ये तो किसी काम की भी नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबल बंदे को चुनना चाहिए था, जो कि मैं हूँ। पिछले साल मैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट आया था, तो मुझे आर्ट की अच्छी खासी समझ है। जिसपे मेयर उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ फेम के पीछे भाग रहे हो, ऐसे बंदे कभी भी सक्सेसर नहीं बन सकते और इसी माइंडसेट की वजह से तुम लोग एंटर भी नहीं कर पा रहे हो, तो सक्सेसर क्या घंटा बनोगे। अब इसके बाद सब लोग यहाँ से निकल रहे थे, सब लोग रेमलिन को थैंक यू कहते हैं, इवन रूडो भी रेमलिन को थैंक यू कहता है और कहते हैं कभी को और हेडक्वार्टर्स आया करो, गॉब की तरह तुम भी वहाँ पर ड्राइंग करना। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो लोग जा रहे थे वापस हेडक्वार्टर्स क्योंकि उन्हें रूडो का फुल फेस मास्क भी लेना है। लेकिन रास्ते में इंजन रूडो के लिए कुछ मजेदार चीज बचा के रखा था, वो एक डंप यार्ड में लेके जाता है जहाँ बहुत सारे टूटी हुई चीजें पड़ी हुई थी और तुम्हें पता है रूडो को ऐसी चीजें कितनी ज्यादा पसंद है। वो खुशी से बौखला जाता है और इंजन कहता है जितने सामान उठाना है उठा लो, नो मैंस लैंड में तुम्हारे काम आएंगे, ताकि रूडो उन्हें वेपन्स की तरह यूज कर सके। यहाँ रूडो जैसे ट्रैश को उठा रहा था मजे मजे में, हम उस ट्रैश के ऊपर एक टीवी को देखते हैं जो सडनली चालू हो जाता है और उसमें रूडो की तरह ग्लव्स पहने हुए एक आदमी को हम देखते हैं। ये चीज कोई ज्यादा नोटिस नहीं करता, लेकिन रूडो इस टीवी को ऐसे ही रख लेता है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं वापस हेडक्वार्टर्स जहाँ रूडो का फुल फेस तैयार था और इसे बनाने वाले का नाम था ऑगस्ट। ये बंदा हेडक्वार्टर्स के क्लीनर्स के सारे इक्विपमेंट्स बनाता है और हमें पता चलता है ये बंदा एक्चुअल में एशिया का भाई है। इसके बाद ये सब लोग नो मैंस लैंड की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर्स में ही बाकी सबको याद आता है रूडो को खुद का चोकर नहीं मिला था। तो चोकर दरअसल एक नेक बैंड की तरह होता है जो कि ये लोग पहनते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जितने भी लोगों से तुम बात करना चाहते हो उन सभी का खून तुम्हारे चोकर पे होना चाहिए। तो ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा खून रूडो के चोकर पे लगाते हैं और रूडो को वो चोकर दे देते हैं। लेकिन अब रूडो के लिए दिक्कत ये थी कि उसे खुद का खून इन सभी के चोकर पे लगाना था, तब जाके ये कम्युनिकेट कर सकता है। अब इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं नो मैंस लैंड। दरअसल ये लोग पेंटा पहुंचते हैं जिसे डेजर्ट ऑफ नो मैंस लैंड कहा जाता है। यहाँ जांग का वहाँ की मिट्टी को छूता है और उसे पता चलता है दरअसल ये मिट्टी नहीं बल्कि जितना भी वेस्ट यहाँ पर गिरता है वो जो पूरी तरह से डिकम्पोज होकर डस्ट बन जाता है वो है, मतलब ये पूरा का पूरा डेजर्ट ही उस वेस्ट का पाउडर है। यहाँ पर हम सब लोगों को गियर डब देखते हैं और हमें पता चलता है इनके यहाँ पर आए 5 मिनट भी नहीं हुए ट्रैश बीस्ट इन लोगों को ढूंढ लेते हैं, जहाँ ये सब लोग तैयार हो जाते हैं और इंजन कहता है कि रूडो के नए गियर को टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और यहीं पर हम रूडो का नया गेटअप देखते हैं फुल फेस मास्क के साथ।
इसके बाद वो ट्रैश बीस्ट इन सब के पास आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल ट्रैश बीस्ट स्कॉर्पियन टाइप के दिख रहे थे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेबर को, जहाँ जेबर और उसका बॉस प्लानिंग कर रहे थे पेंटा में जाने की, और जेवर बात कर रहा था द अदर पीस के बारे में, मतलब दूसरा हिस्सा। अब वो दूसरा हिस्सा क्या है और पेंटा में जाके उन्हें मिलेगा कि नहीं, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और ये सब लोग लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर उनमें से एक असिस्टेंट क्लीनर नोट्स बना रही थी, ये मॉन्स्टर्स कैसे दिखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसका भी एक नाम था, मैं भूल चुका हूँ, अगर तुम लोग को याद है तो कमेंट्स में लिखो। यहाँ पर जांका और रिया तो एक एक स्कॉर्पियन को संभाल रहे थे, लेकिन इंजन अलग लेवल में था। वो ऊपर से मेट्रियोट टाइप के अटैक्स करता है और एक साथ 3-4 स्कॉर्पियंस को लपेटता है। अब बारी थी रूडो की। वो अपने बैग से एक टूटा हुआ कीबोर्ड निकलता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है एक वेपन में। अब उसी कीबोर्ड पे वो कुछ तो टाइप करता है और एंटर दबाते ही वो सारे के सारे कीज उड़ते हैं और एक ट्रैश बीस्ट के ऊपर बुलेट्स की तरह गिरते हैं और उसे वहीं खत्म कर देते हैं। और खत्म करने के बाद उस ट्रैश बीस्ट के ऊपर पैटर्न बन गया था उन्हीं कीज का, और रूडो ने टाइप किया था एसहोल। अब जब ये लोग लड़ रहे थे, सेम टाइम पे एक लड़की इन्हें दूर से देख रही थी। अब ये कौन है वो हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। तो जैसे ये पूरी लड़ाई खत्म होती है, क्रिस उस असिस्टेंट को डांट रहा था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही क्लोज में आके सब रिपोर्ट लिख रही थी, जिसपे वो असिस्टेंट कहते तुम्हारा काम है मुझे बचाना, तो बचाओ ना। यहाँ पर रूडो को भी सब लोग बधाई दे रहे थे कि उसने बढ़िया काम किया, और हमें पता चलता है कि और भी ट्रैश बीस्ट थे जिन्हें पहले ही कोई मार चुका है और ये मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। अब यहाँ रूडो को उस लड़की की एक छोटी सी झलक दिखती है, जिसपे रूडो ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ समय बाद वही लड़की उन सभी के सामने आ जाती है। अब यहाँ उस लड़के ने इतने धीरे से अप्रोच किया था इन लोगों को कि किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी थी, सिर्फ रूडो ने थोड़ा बहुत नोटिस किया था। अब यहीं पर ये लड़की उन सभी को पूछती है तुम आमो को देखने आई हो ना, जिसपे इन लोगों को पता नहीं चलता ये आमो है कौन। और ये सब लोग सोच रहे थे ये लड़की ज्यादा कुछ करेगी नहीं हमारे साथ, तो सोच रहे थे इससे वो डायरेक्शन पूछ लिया जाए उस औरत का जो इस डेजर्ट में रहती है, जिसके लिए रूडो आया था। लेकिन यहाँ रियो सीधा उसके मुंह में पूछती है क्या तुम वही लड़की हो जो इस डेजर्ट में रहती है और जिसके बारे में हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं, वो ऊपर से गिरते हुए लोगों को देखती है, जिसपे ये लड़की कह देती है हाँ मैं वही हूँ। यहाँ वो लड़की कहती है ये वाला इलाका अच्छा नहीं है तुम्हारे लंग्स के लिए, मेरे घर चलो, वहाँ पर हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं और तुम्हें वहाँ मास्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसपे इन लोगों को थोड़ा बहुत शक होता है कि इसे मास्क के बारे में भी पता है। यहाँ रियो कहती है कि वो अकेली जाएगी और सब कुछ कंफर्म करके आएगी कि सेफ है कि नहीं, जिसमें इंजन कहता है हम सब लोग चलेंगे, वैसे भी मुझे नहीं लगता ये लड़की हमारा कुछ करेगी, और अगर फिर भी वो कुछ करेगी तो मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। और यही इंजन ने गलती कर दी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है उसी के घर में, जहाँ रूडो उसके सामने बैठा हुआ है और हम देखते हैं इंजन यहाँ पे बेहोश हो चुका है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म भी हो जाता है। तो देखो एपिसोड के लास्ट में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस लड़की ने किया क्या कि इंजन ही बेहोश हो गया। अब तक इंजन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गाइज में से एक था, और उसके साथ उस लड़की ने क्या किया और रूडो को उसने सिर्फ क्यों बचाया, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।